डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। उत्तराखंड क्रांति दल का ऐलान, 2027 में सत्ता परिवर्तन या उत्तराखंड बर्बादी की ओर। बागेश्वर से आशीष नेगी का सरकार को अल्टीमेटम। चारधाम यात्रा के लिए जिलों को बजट जारी। चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी को 3-3 करोड़, हरिद्वार, देहरादून और टिहरी को 1-1 करोड़। सरस कॉर्बेट महोत्सव की धूम, सुरों की गूंज में झूम उठा टकनपुर, देर रात तक थिरके दर्शक। सरस कॉर्बेट महोत्सव में दिखी साहसिक पर्यटन की झलक। लोहा घाट में डाउनहिल साइकिलिंग, आईटीबीपी और जिला प्रशासन का संयुक्त अभियान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है उत्तराखंड बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की, जहां उत्तराखंड क्रांति दल का ऐलान, 2027 में सत्ता परिवर्तन या उत्तराखंड बर्बादी की ओर। बागेश्वर से आशीष नेगी का सरकार को अल्टीमेटम। उत्तराखंड की राजनीति में आज बागेश्वर की ऐतिहासिक धरती से बड़ा सियासी ऐलान हुआ है। उत्तराखंड क्रांति दल के युवा प्रकोष्ठ के नेता आशीष नेगी ने 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर ऐसा बयान दिया है जिसने प्रदेश की राजनीति में हलचल मचा दी है। कुमाऊं संवाद कार्यक्रम के तहत कुमाऊं क्षेत्र के जिलों में निकाली जा रही यात्रा आज बागेश्वर के ऐतिहासिक नुमाइश मैदान में पहुंची, जहां मीडिया से बातचीत में आशीष नेगी ने सीधे सीधे सरकार को चेतावनी दे डाली। यूकेडी नेता का साफ कहना है कि 2027 का विधानसभा चुनाव उत्तराखंड के भविष्य का निर्णायक चुनाव होगा। उन्होंने कहा, अगर 2027 में यूकेडी की सरकार नहीं बनी तो उत्तराखंड पूरी तरह बर्बादी की ओर चला जाएगा। आशीष नेगी ने राजधानी के सवाल, मूल निवास प्रमाण पत्र और भूमि संरक्षण जैसे मुद्दों को लेकर सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि यूकेडी लगातार हर मंच से इन मुद्दों को उठा रही है, लेकिन सरकार जानबूझकर इन्हें नजरअंदाज कर रही है। सबसे बड़ा आरोप परिसीमन को लेकर लगाया गया। आशीष नेगी ने कहा कि पहाड़ की विधानसभा सीटें योजनाबद्ध तरीके से कम की जा रही हैं। राज्य बनने के बाद से ही पहाड़ को कमजोर करने की साजिश हो रही है और आज उसकी कीमत पहाड़ की जनता चुका रही है। यही नहीं, यूकेडी नेता का बयान और भी तीखा हो गया जब उन्होंने कहा, अगर 2027 में परिवर्तन नहीं हुआ तो पहाड़ के मूल निवासियों को भी उसी तरह भगाया जाएगा जैसे कश्मीरी पंडितों को भगाया गया। आशीष नेगी ने साफ ऐलान किया कि यूकेडी 2027 में सत्ता परिवर्तन के लिए तख्ता पलट की लड़ाई लड़ेगी। उत्तराखंड को बचाने के लिए यूकेडी किसी भी हद तक जाने को तैयार है। बागेश्वर की ऐतिहासिक धरती से प्रदेश सरकार को सीधी चेतावनी देते हुए यूकेडी नेता ने कहा, अगर सिर्फ एक संवाद नहीं बल्कि उत्तराखंड को बचाने का संकल्प है। और सवाल यही है कि क्या 2027 में उत्तराखंड की राजनीति नया मोड़ लेगी या यूकेडी पहाड़ की आवाज बनकर सत्ता की तस्वीर बदलेगी। अभी भी ऐसी स्थिति में है जहाँ पे हम कुछ बोल्ड डिसीजंस ले सकते हैं, राजधानी को लेके, मूल निवास प्रमाण पत्र को लेके, पहले रोजगार के अधिकार को और भाषा संस्कृति के संरक्षण को लेकर। यदि 27 में सरकार नहीं आएगी तो ये राज्य तय है कि बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि 26 में ये लोग परिसीमन लागू कर रहे हैं जो 32 में लागू होगा और उसका इफेक्ट जो है आपको 37 से देखने में शुरू होगा। आज जो आप देख रहे हैं डेमोग्राफिक चेंज, ये 2000 से होता हुआ आ रहा है धीरे 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 धीरे, उसके परिणाम आप आज भुगत रहे हैं। पर जो यूसीसी लागू हुआ था बीच में, जिसके आपने पढ़ा नहीं, शायद जनता की बात कर रहा हूँ, आपने समझा नहीं, उसमें ये लिखा हुआ था 24वें पन्ने में कि 1 वर्ष वाला निवासी हो जाएगा। निवासी की परिभाषा क्या है? यूसीसी के जिस दिन परिणाम आने शुरू होंगे उस दिन आप देखिएगा, जिस तरह कश्मीरी पंडित भागे थे ना, उनकी संस्कृति खत्म हुई थी, विलुप्त हो गए थे, पहाड़ियों पर उतना बड़ा संकट है और हम राज्य बनाने वाले दल। उत्तराखंड सरकार ने चारधाम यात्रा के लिए जिलों को बजट जारी किया है, जिससे यात्रा को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने में मदद मिलेगी। पर्यटन सचिव धीराज गर्ब्याल ने बताया कि सभी डीएम के साथ बैठकें पूरी हो चुकी हैं और मांगे गए बजट के अनुसार राशि जारी कर दी गई है। चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी को 3-3 करोड़ रुपए दिए गए हैं, जबकि हरिद्वार, देहरादून और टिहरी को 1-1 करोड़ रुपए मिले हैं। इस बजट से श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने में मदद मिलेगी। खासकर अंतिम समय में फिजिकल रजिस्ट्रेशन करने वाले श्रद्धालुओं के लिए
रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पर शासन स्तर की मीटिंग जल्द होगी, जिसमें ऑनलाइन ऑफलाइन व्यवस्था को और सुगम बनाने पर चर्चा होगी। 19 अप्रैल को अक्षय तृतीया के दिन गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलेंगे। 22 अप्रैल को केदारनाथ धाम और 23 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम के कपाट विधि विधान के साथ श्रद्धालुओं के लिए खोले जाएंगे। इसमें देखिए, जितने डीएम्स हैं उनके साथ हमारी मीटिंग हो चुकी है और आगामी चारधाम यात्रा के लिए जो तैयारियां होनी है उसके लिए जितना भी बजट उनको चाहिए था, जो डिमांड की थी, तो उस हिसाब से हम लोगों ने हर डिस्ट्रिक्ट को अपना बजट रिलीज़ कर दिया है, जिसमें मेन आपका चमोली डिस्ट्रिक्ट, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी, तो उनको 3-3 करोड़ रुपए इनिशियली हम लोगों ने रिलीज कर दिए हैं। वैसे डीएम हरिद्वार और डीएम देहरादून और टेहरी, इनको 1-1 करोड़ रुपए हमने रिलीज किए हैं, क्योंकि इन जगहों पे वैसे लोग जो लास्ट मोमेंट पर जिनको फिजिकली अपना रजिस्ट्रेशन कराना होता है, तो उसमें सुविधाएं आपको मुहैया करानी होती है, तो उसके लिए हम लोगों ने ये तैयारी कर ली है। रुद्रपुर के फूलसुंगा वार्ड स्थित 3 पानी डैम के पुनर्निर्माण के लिए 1,74,81,000 रुपए की धनराशि स्वीकृत होने पर वार्ड वासियों में खुशी की लहर है। महापौर विकास शर्मा के प्रयासों से जारी इस बजट के बाद पार्षद पवन राणा के नेतृत्व में उनका जोरदार अभिनंदन किया गया। महापौर ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात के बाद यह प्रस्ताव आगे बढ़ा और शासन ने पहली किश्त के रूप में 1,04,89,000 रुपए जारी कर दिए हैं। डैम के पुनर्निर्माण में नया पुल, आधुनिक गेट और जल निकासी व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा, जिससे जल भराव की समस्या का स्थायी समाधान होगा। कार्यक्रम में पूर्व विधायक राजेश शुक्ला समेत कई जनप्रतिनिधि और सैकड़ों स्थानीय लोग भी मौजूद रहे। यहाँ 3 पानी डैम बोलते हैं, जहाँ से 3 नहरें निकलती हैं और लगातार यहाँ पर पानी की समस्या रहती थी और ये पानी सड़कों पे आ जाता था। जब बरसात ज़्यादा होती थी तो यहाँ शिवपुर कॉलोनी हो, दुर्गा कॉलोनी हो या अन्य जो कॉलोनियाँ ये क्षेत्र हैं, सारे पानी में डूब जाते थे और बहुत समस्या होती थी। हम यहाँ आते थे, आपने देखा, और लास्ट में हमें इस पुल को तोड़ना पड़ा ताकि पानी का बहाव प्रॉपर जा सके। और उसके बाद हमने लोहे का पुल बनाया। नगर निगम ने कभी लोहे का पुल नहीं बनाया, हमने वो भी काम किया। अस्थायी पुल अभी तक चल रहा है, आप देख रहे हैं, ये पुल नगर निगम का बनाया हुआ है। और उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी 20 सितंबर को खटीमा आते हैं, नानक मता खटीमा उनका दौरा था और उनसे मेरी बात होती है। वहाँ जिलाधिकारी श्री नितिन भदौरिया भी थे। हमने अपनी समस्या रखी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत आदेश किया, डीएम से भी कहा कि तुरंत आप इसका प्रस्ताव बनाइए और भेजिए, और आज वो प्रस्ताव स्वीकृत हो गया है। आज ये रोड डबल होने वाली है, आज ये नहरें अच्छी होने वाली हैं। अब ये पानी का जाम खत्म हो जाएगा, और 3 गुना पानी निकल के जाएगा। तो इससे कहीं ना कहीं ये क्षेत्र का जो डूबने की समस्या वो समाप्त होगी। और मैं समझता हूँ जब से मैं पैदा हुआ उससे पहले का ये पुल बना हुआ है। देहरादून के अजबपुर खुर्द में सड़क को अवरुद्ध कर रही स्कूटी हटाने को कहा तो आरोपितों ने घर में घुसकर हमला कर दिया। इस दौरान घर में तोड़फोड़ भी की और एक व्यक्ति की टांग भी तोड़ दी। यह घटना सवाल उठाती है कि देहरादून में आए दिन बदमाशों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं, जिससे प्रतिदिन आम जनमानस में असुरक्षा का माहौल बनता जा रहा है। अजबपुर के गणेश बिहार निवासी अमित चौहान ने बताया कि उनके घर के गेट के सामने समीर निवासी शीतला बिहार ने अपनी स्कूटी खड़ी की थी, जिसके कारण मार्ग अवरुद्ध हो रहा था। अमित ने जब स्कूटी हटाने को कहा तो समीर ने अभद्र भाषा और गाली गलौज शुरू कर दी और धमकी भी दी। इस दौरान समीर से कहासुनी हो गई और थोड़ी देर बाद समीर, राहील और उसके अन्य 20 साथियों ने अमित चौहान के घर में घुसकर हमला कर दिया। हमले में अमित, उनके भाई और घर में आए अन्य मेहमानों पर भी जानलेवा हमला किया गया। हमले के दौरान अमित के 80 वर्षीय पिता भी मौजूद थे और इस घटना से बेहद डर गए और हमलावरों को समझाते रहे। फिर भी हमलावरों ने घर में तोड़फोड़ की और अमित चौहान का पैर भी तोड़ दिया। उक्त घटना का संज्ञान लेते हुए आरोपितों पर संबंधित थाने में मुकदमा दर्ज हो चुका है। लेकिन ये घटना सवाल उठाती है कि देहरादून में आए दिन बदमाशों के हौसले बुलंद हो रहे हैं, जिससे प्रतिदिन आम जनमानस में असुरक्षा का माहौल बनता जा रहा है।
हरिद्वार की एक सन्नाटे भरी रात अचानक सनसनी में बदल गई जब तुलसी चौक इलाके में फुटपाथ पर सो रहे परिवार के बीच से 2 साल की मासूम रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। अंधेरे का फायदा उठाकर अज्ञात शख्स बच्ची को उठाकर ले गया और परिजनों की आंख खुलते ही चीख पुकार मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस महकमा अलर्ट मोड में आ गया और पूरे शहर में नाकेबंदी जैसे हालात बना दिए। एसएसपी नवनीत सिंह की निगरानी में सिटी कोतवाली, AHTU और CIU समेत कई टीमें रात भर सड़कों पर दौड़ती रही और सैकड़ों सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई। पुलिस दबाव बढ़ता देख अपहरणकर्ता बच्ची को ऋषिकुल चौक के पास छोड़कर फरार हो गया, जहां से मासूम बरामद भी कर ली गई। बच्ची सुरक्षित मिल गई है, लेकिन सवाल अब भी जिंदा है। आखिर भीड़भाड़ वाले शहर में इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देने वाला कौन था और उसका मकसद क्या था? पुलिस अब भी रहस्यमय अपहरण की परतें खोलने में जुटी है। ये सुबह 9 बजे के लगभग ये पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि 2 साल की बालिका है, वो अपनी माता के साथ यहाँ पे तुलसी चौक के पास में घाट पे सो रहे थे और सुबह जब उसकी मदर ने देखा तो वो बच्ची वहाँ पे लापता थी। तो इस संबंध में एक बड़ा सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया। कई टीमें बनाई गई, 5 टीमें बनाई गई और इसमें CIU और AHTU की टीमें भी लगाई गई और विद इन 4 आवर्स जो है वो बच्ची बरामद हो गई। उसका मेडिकल हो गया है, बच्ची हेल्दी है, सकुशल है। इसमें लगभग 50 CCTV फुटेज जो है देखे गए और उसमें एक युवक द्वारा वो बच्ची को गोद में ले जाके देवपुरा से ऋषिकुल की तरफ जाते हुए सड़क पे दिखा भी है। और चूंकि बस स्टैंड पे, रेलवे स्टेशन, सब जगह हमारी चेकिंग चल रही थी तो संभवतः वो डर की वजह से बच्ची को छोड़ के वहां से भाग गया और लेकिन जल्दी उसको भी हम अरेस्ट कर लेंगे। उसमें हमारी टीम ऑलरेडी लगी हुई है। जब ये अरेस्ट होगा तब उससे पूछताछ होगी, तब पता चलेगा ये गैंग है कि नहीं और पहचान उसकी हो गई है। सर, कैमरे में जो देखा गया युवक 28-30 साल का युवक है। जहां हल्द्वानी स्थित उत्तराखंड वानिकी प्रशिक्षण एकेडमी से आए 38 नवनियुक्त वन आरक्षियों ने भिंगराड़ा रेंज का शैक्षणिक भ्रमण कर वन प्रबंधन की जमीनी हकीकत को नजदीकी से समझा। इस दौरान प्रशिक्षुओं ने भिंगराड़ा नर्सरी में तैयार हो रहे विभिन्न प्रजातियों के पौधों, बीज एकत्रीकरण, पौध उगान, प्रंकिंग, बैग भरान और सिंचाई विधियों की विस्तृत जानकारी प्राप्त थी। प्रशिक्षण भ्रमण का नेतृत्व पाठ्यक्रम समन्वयक सेवानिवृत्त SDO राकेश कुमार भट्ट एवं सेवानिवृत्त वन्य क्षेत्र अधिकारी के मार्गदर्शन में किया गया। भिंगराड़ा के वन्य क्षेत्र अधिकारी हिमालय सिंह टोलिया ने प्रशिक्षुओं को आदर्श पौधशाला की कार्यप्रणाली से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि किस प्रकार वैज्ञानिक पद्धति से पौध तैयार कर वन क्षेत्र को सुदृढ़ किया जाता है। साथ ही वनों को वनाग्नि से बचाने के लिए अपनाए जाने वाले सुरक्षा उपायों और जन जागरूकता की रणनीतियों पर भी विशेष जानकारी दी गई। प्रशिक्षुओं ने इस भ्रमण को अपने प्रशिक्षण का महत्वपूर्ण हिस्सा बताते हुए कहा कि इससे उन्हें व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त हुआ जो भविष्य में वन संरक्षण की जिम्मेदारी निभाने में सहायक सिद्ध होगा। सरस कॉर्बेट महोत्सव 2026 के दूसरे दिन आयोजित सांस्कृतिक संध्या पूरी तरह संगीत, उत्साह और लोक संस्कृति के रंग में रंगी रही। टकनपुर में सजे भव्य मंच पर देर रात तक गीत संगीत की ऐसी महफिल जमी कि पूरा पंडाल झूम उठा। आकर्षक रोशनी और आधुनिक साउंड इफेक्ट्स के बीच दर्शक लोक भुनों पर थिरकते नजर आए और माहौल संगीतमय हो गया। कार्यक्रम की शुरुआत उत्तराखंड के लोकप्रिय हिमनाद बैंड की दमदार प्रस्तुति से हुई। शहरी के नेतृत्व में बैंड ने कुमाऊनी और गढ़वाली लोकगीतों को आधुनिक संगीत संयोजन के साथ प्रस्तुत कर युवाओं से लेकर बुजुर्गों तक सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। पारंपरिक धुनों और आधुनिक बीट्स के अनूठे संगम ने पहाड़ की सांस्कृतिक आत्मा को जीवंत कर दिया। हर प्रस्तुति के बाद तालियों की गूंज देर रात तक सुनाई देती रही। स्थानीय लोक गायक हरू जोशी ने भी अपनी भावपूर्ण प्रस्तुति से समा बांध दिया। उनकी सुमधुर आवाज और पहाड़ी अंदाज ने श्रोताओं को लोक संस्कृति से गहराई से जोड़ दिया। इसके बाद मंच पर आई गोविंद खुशी की जोड़ी ने कुमाऊनी, जोड़ा, चांचरी और सुपरहिट गीतों की शानदार प्रस्तुति देकर दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। तू घास काटेली, गोविंदी, ओ लाली हो और फुआ बगारे जैसे लोकप्रिय गीतों की धुन बजते ही पूरा पंडाल ताल और लय में डूब गया। युवाओं ने खास उत्साह दिखाया और मंच के सामने नृत्य करते नजर आए। महोत्सव की स्टार लाइट में
इस नाइट में बेबी प्रियंका, इंदिरा आर्या और श्वेता महारा अपनी प्रस्तुतियों से सुरों का जादू बिखेरेंगे। वहीं दर्शकों में इस विशेष संध्या को लेकर जबरदस्त उत्साह बना हुआ है। लोक संस्कृति, आधुनिक तकनीक और कलाकारों की गर्म की जोश भरी प्रस्तुतियों ने दूसरी सांस्कृतिक संध्या को यादगार बना दिया। टकनपुर की यह संगीत भरी रात लंबे समय तक लोगों के दिलों में गूंजती रहेगी। चंपावत में इस वर्ष आयोजित सरस कॉर्बेट महोत्सव को जिलाधिकारी मनीष कुमार के नेतृत्व में नया स्वरूप और नई पहचान मिल रही है। क्विक एक्शन, क्विक डिसीजन और नवाचार के लिए पहचाने जाने वाले जिलाधिकारी की पहल पर जिले में पर्यटन और साहसिक पर्यटन के क्षेत्र में लगातार नए आयाम जुड़ रहे हैं। इसी क्रम में 95 किलोमीटर लंबी डाउन हिल साइकिलिंग और चुका से खिरद्वारी तक माउंटेन हिल बाइकिंग अभियान का आयोजन किया गया। आईटीबीपी की 36वीं वाहिनी परिसर से कमांडेंट संजय कुमार और जिला पर्यटन अधिकारी लता बिष्ट ने हरी झंडी दिखाकर अभियान किया शुभारंभ किया। अभियान के दौरान बनलेख, अमोड़ी, चलथी धनुष पुल, सूखी डांग, किरोड़ा और टकनपुर स्टेडियम में फीडिंग पॉइंट बनाए गए हैं ताकि प्रतिभागियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। इस साहसिक यात्रा में आईटीबीपी के 15 जवानों के साथ पिथौरागढ़ और चंपावत के 10 युवा भी शामिल हुए, जिससे युवाओं में रोमांच और अनुशासन का अनूठा संगम देखने को मिला। मतलब मैं प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिला के, और जिससे कि ज़्यादा यहाँ पे टूरिज़्म बढ़े, तो हमारे को शाम के टाइम बोला गया कि आप ऑर्गेनाइज करेंगे, तो हमने खटाखट मतलब जल्दी से ये सब चीज़ें ऑर्गेनाइज कर दी हैं। हमारे आदमी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यहाँ से चलेंगे और डाउन हिल मतलब टनकपुर तक जाएंगे। और जी आप देख सकते हैं कि यहाँ आईटीबीपी मैदान से ये टनकपुर स्टेडियम तक ये साइकिलिंग शुरू होने वाली है। अभी कुछ ही देर में इसका उद्घाटन होगा। और सर, जैसा कि इसमें देख रहा हूँ कि आपके जवान सब तैनात हैं, लगभग कितने जवान ये साइकिलिंग पे हैं? साइकिलिंग पे हमारे 15 जवान हैं। की साइकिलिंग है और इसका जो उद्देश्य बताया जा रहा है कि शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देना, और इसका इस बार थीम भी जिम कॉर्बेट और सरस रखा गया है, तो थोड़ा इसकी जानकारी दें। देखिए, सबसे बड़ी जो कॉर्बेट ने जो सबसे बड़ी भूमिका है वो हमारे जनपद चंपावत से ही शुरू होती है। तो हम उस कॉर्बेट जी के नाम को कैश करने के लिए, टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए ये विभिन्न गतिविधियों का आयोजन इस हफ्ते में कर रहे हैं। तो आज का आयोजन हमारा डाउन हिल साइकिलिंग है, जिसमें कि हमारे सीएफआई के भी मेंबर आए हुए हैं। आदरणीय कमांडेंट साहब भी यहाँ पर उपस्थित हैं। इनकी टीम इसमें प्रतिभाग कर रही है, और बाकी सपोर्टिंग टीम में जो यहाँ के स्थानीय युवा है, मीडिया है, सभी प्रतिभाग कर रहे हैं। सरस कॉर्बेट महोत्सव 2026 के अंतर्गत 19 और 20 फरवरी को एबट माउंट वन परिसर और आसपास के क्षेत्रों में आयोजित 2 दिवसीय पक्षी जैव विविधता आकलन एवं प्रलेखन कार्यक्रम का प्रथम दिवस सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस पहल ने एबट माउंट को एक संभावित बर्डिंग हब के रूप में नई पहचान दिलाने की दिशा में ठोस कदम बढ़ाया है। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र में पाई जाने वाली पक्षी प्रजातियों का वैज्ञानिक आकलन, उनका व्यवस्थित दस्तावेजीकरण और भविष्य में प्रकृति पर्यटन और बर्डिंग गतिविधियों के विकास हेतु आधारभूत आंकड़ों का संकलन करना है। इस सर्वेक्षण में अनुभवी पक्षी विशेषज्ञों की 15 सदस्यीय टीम ने पूर्व निर्धारित 4 रूट्स पर टॉक्सेक्स्ट पद्धति के माध्यम से सुनियोजित ढंग से अध्ययन किया। वैज्ञानिक पद्धति से किए गए इस सर्वेक्षण में कुल 52 पक्षी प्रजातियों का अवलोकन और पहचान भी की गई। प्रत्येक प्रजाति की संख्या, आवासीय स्थिति, व्यवहार और उपस्थिति से संबंधित विस्तृत जानकारी दर्ज कर प्रारंभिक जैव विविधता विश्लेषण के लिए चेकलिस्ट तैयार की गई। आईटीबीपी की 36वीं बटालियन में आयोजित पुनर्मिलन समारोह उस समय भावुक क्षणों का साक्षी बना जब स्थापना काल से जुड़े पूर्व हिमवीर एक बार फिर अपने साथियों के बीच पहुंचे। परंपरा के अनुसार प्रत्येक फरवरी माह में वर्तमान और सेवानिवृत्त जवान एक मंच पर मिलकर अपने अनुभव साझा करते हैं, और इसी कड़ी में इस वर्ष भी आयोजन गरिमामय वातावरण में संपन्न हुआ। कमांडेंट संजय कुमार ने नेतृत्व सेवानिवृत्त हिमवीरों का स्वागत करते हुए कहा कि कोई भी जवान बूढ़ा नहीं होता, वह हमेशा शेर की तरह साहसी रहता है।
उन्होंने भावुक शब्दों में कहा कि इस गौरवशाली संगठन की बुनियादी आप जैसे जाबाजों ने अपने त्याग, समर्पण और संघर्ष से रखी है। किसी भी इमारत की नींव दिखाई नहीं देती, लेकिन पूरा ढांचा उसी पर टिका होता है। उसी प्रकार पूर्व हिमवीरों के त्याग और बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि सेवानिवृत्त हिमवीर आईटीबीपी की अमूल्य धरोहर हैं और उन्हें सदैव पूरा मान सम्मान मिलना चाहिए। उनके अनुभव और संघर्ष की कहानियां वर्तमान जवानों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। संवाद के दौरान जब पूर्व जवानों ने अपने सेवाकाल की कठिन परिस्थितियों का उल्लेख किया तो उपस्थित जवानों का जोश कई गुना बढ़ गया। तो फिलहाल उत्तराखंड बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।